फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी मॉडल एटम के मॉडल दिए गए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करना है, कंपेयर करना है। तो कौन कौन सा मॉडल इसमें गिवन था हम लोगों के पास? थॉमसन का मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल था और एक बोर्स एटॉमिक मॉडल था। ये 3 मॉडल गिवन है, तो उनके बारे में हम लोग कंपेरिजन करते हैं। और उनके कंपैरिजन करने का बेसिस क्या होगा हम लोग के पास कि हम लोग जैसे पॉजिटिव चार्ज को लेके कंपेयर करेंगे, प्रोटॉन के बारे में इन तीनों मॉडल ने क्या क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या कहा, निगेटिवली चार्ज के बारे में क्या क्या कहा। उसके बाद इन लोग का डायग्राम क्या क्या है, तीनों का अलग अलग डायग्राम भी हम लोग देख सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस होंगे वो भी देख सकते हैं। लिमिटेशंस जब ओवरकम हुआ तो उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या है वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। प्रोटॉन्स के बारे में थॉमसन मॉडल ने क्या कहा है? एज पर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। पॉजिटिव चार्ज स्फेयर होता है एटम, पूरा जो स्फेयर होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, द पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड एट द कोर ऑफ द एटम। ये एटम है, कहीं इसका जो कोर होगा, मेन कोर होगा, वहीं पे सारा पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड होगा और इसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। According to Bohr, the positive charge is present in the core of the atom called nucleus. न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ये बोर ने कहा। अच्छा, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहा गया है? तो थॉमसन्स के अकॉर्डिंग क्या था कि पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है एक एटम और उसमें ये ऐसा है जैसे कि वाटरमेलन होता है वैसा ही है, तो पूरा वाटरमेलन हो गया पॉजिटिव चार्ज। और वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं तो सीड्स हो गए निगेटिव चार्ज, जैसे सीड्स एम्बेडेड रहते हैं उस तरह सीड्स हो गए निगेटिव चार्ज। तो उसी तरह द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर ऑफ एन एटम लाइक द सीड्स इन ए वाटरमेलन। इस तरह से निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, रदरफोर्ड ने क्या कहा है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो न्यूक्लियस होता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड होता है जिस कोर में, उसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। उसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस ये दोनों जो है आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपस में जो ये हेल्ड रहता है, मतलब ये दोनों आपस में बंधा रहता है। ये कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही एक दूसरे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो क्या हो गया, मतलब प्रोटॉन नहीं, न्यूक्लियस जो है ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। बोर्स ने क्या कहा है? बोर्स ने कहा है द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। बोर्स ने कहा है कि जैसे कि ये है न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। इन ईच ऑर्बिट एसोसिएटेड विथ ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और हर ऑर्बिट का अलग अलग अपना अपना एनर्जी है, एनर्जी लेवल है। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, इसको सेल्स भी कहते हैं, फर्स्ट सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, एटसेट्रा। इसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको डायग्राम में देख के एकदम समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है थॉमसन के अकॉर्डिंग, और इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऐसे ऐसे ये सब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड यहाँ रहता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों साइड रिवॉल्व करते रहते हैं और एक दूसरे से अटैच्ड कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। बोर्स के अकॉर्डिंग क्या है? बोर्स के अकॉर्डिंग है कि अलग अलग सेल है, एनर्जी लेवल्स है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं और इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स इसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बोर्स का एटॉमिक डायग्राम है, जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये बोर्स का है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशंस पहले में है थॉमसन मॉडल में, लिमिटेशंस क्या क्या हैं? दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसको एक्सप्लेन करने में ये पॉसिबल नहीं हुआ, इससे थॉमसन ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, थॉमसन मॉडल जो था उसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो ये लिमिटेशंस हो गया इसका। अच्छा, रदरफोर्ड का भी कुछ लिमिटेशन होगा, तो इसका लिमिटेशन ये था कि कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जैसे कि जिसने कहा कि कंसनट्रेटेड मास जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इस यही कंसनट्रेटेड मास है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों साइड जब रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा भी बंधे रहेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो
कुछ रेडिएशंस बाहर आएगा जिसके कारण एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगा तो एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन इसी में कोलैप्स कर जाएगा और पूरा एटम, इलेक्ट्रॉन आके पूरा न्यूक्लियस में लड़ जाएगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा एटम। पर हम लोग को पता है कि एटम तो कोलैप्स होता नहीं है। तो इसी के लिए इस स्टेबिलिटी को ही एडवांटेज बनाया गया, इसका स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया बोर्स मॉडल में। और बोर्स मॉडल का लिमिटेशन नहीं, ये एडवांटेज है कि दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। इसने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व तो करते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी अपनी एनर्जी होती है, जो कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट्स में जाएंगे तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं और वो कभी भी न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स नहीं करेंगे। ये हो गया बोर्स मॉडल का। तो यही था फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन, यही था। 4 पॉइंट में है, आराम से एकदम सॉल्यूशन, बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा। अब 6th क्वेश्चन है, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो पहले 18 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके बारे में कुछ रूल्स अगर है तो वो समराइज़ करना है हम लोगों को। तो रूल्स तो है ही, क्या रूल्स है? द वेरियस रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम आर फॉलो। पहला क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, के सेल, एल सेल, एम सेल। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं इसमें, इसको पता करने का एक फार्मूला है। फार्मूला है 2n स्क्वायर। यहाँ n क्या है? n है जिस एनर्जी लेवल में हम लोग निकाल रहे हैं उस एनर्जी लेवल की वैल्यू। जैसे कि अगर पहले एनर्जी लेवल में निकाल रहे हैं तो फर्स्ट एनर्जी लेवल k इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू 2 where n is the number of that energy level. Thus, the maximum number of electrons in the cells is, पहला फर्स्ट के सेल, तो 2 इंटू एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड में 2 इंटू एन स्क्वायर, एन इक्वल टू 2 हो जाएगा सेकेंड सेल में, तो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। थर्ड में 18 आ जाएगा, फोर्थ में 32 आ जाएगा। तो ये हो गया। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में जैसे कि इसका 18 की कैपेसिटी है, लेकिन ये आउटर मोस्ट सेल होगा तो इसमें हम लोग 8 ही डालेंगे। ये भी एक रूल है कि 8 से ज़्यादा हम लोग नहीं डालेंगे, चाहे कैपेसिटी 18 की ही क्यों ना हो। ये नेक्स्ट पॉइंट से भी क्लियर हो जाएगा। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 से ज़्यादा हम लोग को आउटर मोस्ट सेल में नहीं डालना है, इवन इफ इट हैज़ द कैपेसिटी to accommodate more electrons. However, the outermost shell of the atom is the first shell K, then it cannot be accommodate more than 2 electrons. जैसे कि अगर outermost shell K हो गया तो K में तो 8 तो नहीं डालेंगे ना, K की कैपेसिटी 2 ही है, तो K में तो 2 ही डालेंगे। लेकिन उसके बाद जिसकी कैपेसिटी 8 या 8 से अधिक है, उसमें भी अगर वो outermost shell है तो उसमें भी हम लोग को 8 से ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे थर्ड एम सेल में 18 है कैपेसिटी, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त 8 ही मैक्सिमम इसमें यूज़ करते हैं। 2887, जैसे 288, 283, 2885, इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये रहा। थर्ड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस इट्स इनर सेल आर फिल्ड, दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। जैसे कि के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, तो अगर हम लोग के को फिल कर दिए तो उसके बाद ही हम लोग को एल में पहुंचना है। ये नहीं कि के फिल ही नहीं हुआ है और एल में पहुंच रहे हैं हम लोग। वैसे ही के फिल हो गया तो उसके बाद फिर एल को छोड़ के हम लोग डायरेक्ट एम में पहुंच गए, ऐसा भी नहीं होना है। के फिल होगा, फिर एल फिल होगा, फिर ही एम फिल होगा, एकदम स्टेप वाइज में हम लोग को जाना है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो कि रूल्स भी कहे जाते हैं। ये रूल्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के, और ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में ही वैलिड है, क्योंकि उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस करना नहीं है। ये रहा 6th क्वेश्चन।